बच्चों, मैं जीवन लाल शर्मा आपके समक्ष फिर एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरा नेक्स्ट वीडियो है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसमें हम कुछ डेमो भी दिखाएंगे आज आपको, और ये कोशिश करेंगे कि ये सारे चीज़ें जो दो तीन चीज़ें टॉपिक्स हैं मेरे पास, जो उसको मैं अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूं और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ये वीडियो और पिछले कुछ वीडियोस आप तक पहुंचे हैं। अगर वो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपने को समझ में आते हैं, आपने उसको पसंद किया तो ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, आज हम लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, डायपोल। इससे पहले भी हमने डायपोल देखा है और अक्षीय निरक्षीय स्थिति में हमने उसका कैलकुलेशन भी किया है। आज हम एक विद्युत क्षेत्र में डायपोल को रख रहे हैं और उस पर बल आघूर्ण और किए गए कार्य की गणना कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये बल युग्म क्या है। 11th में आपने देखा है, पढ़ा है बल युग्म। जब किसी दृढ़ पिंड पर दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में इस प्रकार आरोपित किए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक नहीं है। जैसे आपने साइकिल चलाया है और साइकिल चलाते समय आपने साइकिल के हैंडल को यदि टर्निंग आती है तो मूव किया होगा, तो आप ध्यान दें कि वो जो हैंडल है उसकी एक अक्ष है, और जब आप मूव करते हैं तो दो अलग अलग दिशाओं में, और उनकी क्रिया रेखा एक नहीं होती। यही बल युग्म है। तो बलों के इस युग्म को हम बल युग्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, इसको मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी अक्ष क्या है। एक डेमो मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि ये किसी अक्ष के परितः मूव हो रहा है। तो देखिए, मैंने एक डेमो बनाया हुआ है। ये हमारा एक डेमो है और इस डेमो में आप देखेंगे कि ये एक अक्ष मैंने लिया हुआ है और एक दृढ़ पिंड लिया हुआ है। अब इस दृढ़ पिंड को यदि मैं ऐसे एक ही दिशा में मूव करता हूँ, एक ही दिशा में खींचता हूँ या बल लगाता हूँ, तो ये मूवमेंट नहीं करता। तो मैं एक इधर बल लगाऊंगा, एक इधर बल लगाऊंगा, तो ये क्रिया रेखा अलग अलग है इनकी। तो ये एक मूवमेंट हो रहा है इस अक्ष के परितः। ये एक्सिस है, इसके परितः जो आपके साइकिल में भी आप उपयोग करते हैं हैंडल के मूव करते समय, तो ये मूवमेंट कर रहा है, यानी ऐसा मूवमेंट कर रहा है। यानी इस अक्ष के परितः वो जो दो बल मैं लगा रहा हूँ, या तो मैं इधर लगाऊँ या मैं इधर लगाऊँ, तो ये मूवमेंट कर रहा है। तो ये बल युग्म है। इसे हम बलों का युग्म बल युग्म कहते हैं। ये 11th में आपने देखा है अच्छे से। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, हमने एक डायपोल को एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इससे हो क्या रहा है, प्लस क्यू आवेश ए बिंदु पर है और माइनस क्यू आवेश देखिए बी बिंदु पर है और एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो होता ये है कि ये थीटा कोण बनाते हुए हमने रखा है। तो ये जो डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पर एक बल लगाती है, दो अलग अलग क्यू ई, जैसे प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई बल लग रहा है जो कि विद्युत क्षेत्र के समानांतर की दिशा में है, और एक माइनस क्यू आवेश पर एक बल और लग रहा है, क्यू ई बल लग रहा है, जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो ये इस जो ओ बिंदु है आपका, इस ओ बिंदु के परितः जो है ये मूव होने का प्रयास करेगा और अलाइन होगा। अलाइन होगा मतलब वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा। इसका हम आपको डेमो भी करके दिखाएंगे कि एक्चुअली में क्या ये जो डायपोल है वो मैंने एक दूसरे फील्ड से रिलेट किया है। इसको जब अब मैं बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। तो ये जो क्रिया रेखा देखिए, इसकी क्रिया रेखा एक प्लस क्यू की इस दिशा में इधर है, यानी ये पूरी क्रिया रेखा है इसकी दिशा इधर है, और एक क्रिया रेखा ये है जो इसकी दिशा इधर है। तो इस डायपोल को वो इसके समानांतर, मतलब ये ऐसा लाने का प्रयास करता है, प्लस क्यू
और माइनस क्यू, यानी थीटा एंगल से यदि हम इसको रखते हैं तो तुरंत मूव होकर के वो इस स्थिति में आने का प्रयास करता है। ये स्थायी पोजीशन इसकी होती है, वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है। तो चलिए, यदि ये हम देख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, माइनस क्यू आवेश है, इस पर दो बल लग रहे हैं, एक प्लस क्यू आवेश क्यू ई बल और एक माइनस क्यू आवेश क्यू ई बल, जो दिशाओं में विपरीत हैं। तो इसका एक बल आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण हम लेंगे। तो ये मान लेता हूँ मैं, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, एक समान विद्युत क्षेत्र पर थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यानी हमने इसको थीटा कोण बनाते हुए इस पोजीशन में रखा है, परंतु वो पोजीशन जैसे हमने थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे तो तुरंत वो अलाइन होने का प्रयास करेगा, ये हम देखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश पर जो है ई के कारण, यानी विद्युत क्षेत्र यदि हम लिखें तो विद्युत क्षेत्र ई के कारण बिंदु ए पर, या प्लस क्यू आवेश भी बोल सकते हैं, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में लगता है तथा माइनस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, चूँकि तो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो इसको भी हम, ये दोनों बल परिमाण में बराबर लिख लेते हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो ये परिमाण में बराबर हैं और विपरीत दिशाओं में है, क्योंकि एक की दिशा इधर है विद्युत क्षेत्र की दिशा और एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा पे है। अतः ये बलयुग्म का निर्माण करेंगे। अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और ये जो बलयुग्म होता है, प्रत्यानयन बलयुग्म होता है। ये भी 11th में आपने देखा है, प्रत्यानयन की स्वयं जो उत्पन्न होता है, तो इसको हम प्रत्यानयन बलयुग्म भी कहते हैं, जो इसको विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई के समानांतर लाने का प्रयास करता है। तो ये इसकी थ्योरी होगी, विद्युत क्षेत्र ई के समानांतर लाने का प्रयास करता है। तो ये प्रत्यानयन बलयुग्म होता है। तो ये इसकी थ्योरी हो गई है। अब इसका हम यदि कैलकुलेशन देखें
तो देखिए प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो 11th में भी आपने देखा है कि बल युग्म का जो आघूर्ण होता है एक बल और उनकी क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है, उसे हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो उसको हम लिख लेते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण क्या है। तो बल युग्म का आघूर्ण यदि हम लें तो प्रत्यानयन बल युग्म चली है ये, तो ये प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तो इसमें मिलेगा एक बल इनटू मल्टीप्लाई दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब यहाँ पर देखिए आप कि इन दोनों, ये क्रिया रेखा एक इधर है, ये क्रिया रेखा इधर, एक क्रिया रेखा जो प्लस क्यू आवेश की क्रिया रेखा है और एक माइनस क्यू आवेश की, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो AC है आपकी। तो यदि इस चित्र से आप देखें तो जो AC है वो इन दोनों जो आवेश है उनके बीच की क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बल QE हमारे पास है और इनटू इनके बीच दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमारे पास है AC। ये क्लियर होगा आपको, ये दोनों के बीच की दूरी जो है AC है। ये सेपरेट भी हालांकि इसको निकाला जा सकता है, परंतु हम एक साथ इसको कैलकुलेट करेंगे। इनके बीच की जो दूरी है ये आप अच्छे से जानते हैं 2L होता है, ये 2L, और जो मोमेंट जो घूर्णन अक्ष होगा वो होगा उसके परितः ही मूवमेंट करेगा ये द्विध्रुव। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो आपको देखिए अगर हम ये टाउ के रूप में हम लेते हैं, ये टाउ कहलाता है, तो AC का कैलकुलेशन करें। AC हम समकोण त्रिभुज, यदि हम समकोण त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ये मिल जाएगा आपको समकोण त्रिभुज ACB से। अब आपको अच्छे से पता है जो हम पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं, पहले भी हमने कई बार यूज़ किया है, आपने 10 से आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि एंगल थीटा है तो ये लंब हो जाएगा आपका और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इससे आप दोनों के बीच की दूरी AC हम यदि निकालना चाहें तो हम साइन थीटा, आपको अच्छे से पता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो हम यहाँ साइन थीटा लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ये रेशियो होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू यदि हम लें तो ये AC बटे AB, कर्ण जो है हमारे पास ये AB है। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं और इसका मान रखते हैं, तो ये हमको देखिए AC, इसलिए AC जो मिल जाएगा वो हो जाएगा AB साइन थीटा और AB हमारे पास है 2L, तो ये आपको दे देगा 2L साइन थीटा। ये AC की वैल्यू आपको मिल जाती है इस ट्रायंगल से। तो हम AC का मान, ये समीकरण 1 ले लेते हैं, तो इसीलिए समीकरण 1 में AC का मान रखने पर, तो यदि हम AC का मान रखें तो हमको बलयुग्म आघूर्ण मिल जाएगा। तो बलयुग्म का आघूर्ण देखिए QE इंटू 2L, AC का मान हम रखें 2L साइन थीटा, तो ये E
और इंटू 2QL साइन थीटा। ये आप पहले भी अच्छे से जानते हैं। 2QL हमारे पास क्या है, P = 2QL, एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है ये द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो हम उसको P से डिनोट करते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं P, तो ये मिल जाएगा PE साइन थीटा। ये कैलकुलेशन आपको मिल जाता है टाउ का, या जिसको कि हम वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण हम कहेंगे। तो इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको अच्छे से पता है, जब साइन थीटा हम यूज़ करते हैं तो इसको हम P क्रॉस E इस रूप में भी ले सकते हैं। तो इसको यदि आप प्रदर्शित करना चाहें तो इसको एक एंगल से भी आप ले सकते हैं। यदि ये आपका P है और इधर E है तो ये टाउ हो जाएगा आपका। तो इसका यदि जो हम मोमेंट लें P से E की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो स्क्रू रहता है वो मोमेंट अंदर की ओर जा रहा है एक्सिस, या बाहर की ओर जा रहा है, ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में। अब यदि स्थितियाँ देखिए, परिस्थितियाँ जो इसमें हैं, स्थितियाँ क्या क्या बनती है। यदि इनके बीच एंगल अगर अलग अलग हैं तो यहाँ से हम दें समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 से देखें, स्थिति 1, यदि थीटा = 0 डिग्री हो, यदि हम इसको, ये थीटा जो है, कहने का मतलब ये है कि ये जो डायपोल है ये ऐसा स्थिति में हो, जो मैंने फिगर पहले बनाया था इस स्थिति में हो, ये स्थिति -Q+Q की, यानी इस कंडीशन में जो E और P, जो P की दिशा है आप अच्छे से जानते हैं, ये P के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो उस कंडीशन में समीकरण हम 2 से ले लें, हमको क्या मिलता है, टाउ = PE साइन 0 = 0, यानी कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण हमको नहीं मिलेगा। ये स्थिति जो होती है स्थायी संतुलन की होती है। ये जो स्थिति है ये स्थायी संतुलन की स्थिति, यानी इस स्थिति में वो डायपोल रेस्ट अवस्था में पड़ा रहेगा, कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। ये पहली स्थिति है। अब स्थिति यदि 2 लूँ मैं, तो स्थिति सेकंड, यदि थीटा = 90 डिग्री, तो क्या होगा। तो ये स्थिति टाउ = समीकरण, अतः समीकरण 2 से हमको क्या मिलता है, टाउ = PE साइन 90 = PE। ये आपको मैक्सिमम स्थिति मिलेगी। तो ये इस कंडीशन में आपको अगर 90 डिग्री है तो ये स्थिति है, ये स्थिति परपेंडिकुलर की स्थिति, ये +Q, ये -Q। ये इस समय टाउ जो है ये मैक्सिमम आपको मिलेगा, ये मैक्सिमम टाउ मिलेगा आपको। तो ये टाउ का मान मैक्सिमम होगा। एक स्थिति और आती है, अगर थीटा = 90 डिग्री है, एक स्थिति और बनती है, अगर हम स्थिति केस 3 लें तो आप देखिए, यदि थीटा = 180 डिग्री, 180 डिग्री में क्या मिलेगा, साइन 180 का मान आप यदि लें तो 0 होता है। तो ये मिल जाएगा टाउ = PE साइन
180 डिग्री। तो इस समय भी आपको साइन 180 का मान 0 डिग्री, तो ये आपको 0 देगा और ये अस्थाई संतुलन की अवस्था होगी। ये अस्थाई संतुलन आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग स्थितियाँ आपको इसमें मिलेगी। तो हमने ये स्थितियाँ ली है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस डायपोल को घुमाने में हमको कुछ काम करना पड़ेगा, ये मान के चलिए, ये डेमो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और कि यदि हम इसको घुमाते हैं तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, यानी थीटा डिग्री या 0 डिग्री से हम धीरे 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 इसको मूव करते हैं तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखिए, इसका नेक्स्ट पोर्शन हम लेते हैं। ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या स्थितियां हैं। अब यदि हम लेते हैं किया गया कार्य, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हम ले लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये एक स्थिति हम लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। एक स्थितिज ऊर्जा भी इसमें आएगी और एक हम 0 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाने पे हमको कितना काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, आप ये भी बोल सकते हैं। तो इस केस को यदि हम देखें तो देखिए, अभी हमने लिया है PE साइन थीटा, जो टाउ इजिकल टू हमने लिया है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, कंडीशन वही है, सेम कंडीशन है कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो उस पर प्रत्यानयन बलयुग्म का गुण, तो यदि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, ये अभी हमने निकाला है। क्या लगता है? टाउ इजिकल टू PE साइन थीटा, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो यदि हमने इसको सबसे पहले बहुत छोटे से एंगल d थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो द्विध्रुव को अल्प कोण, तो द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य, यानी 10 डिग्री, 15 डिग्री या 5 डिग्री हम बोले, तो जो अल्प किया गया कार्य, यदि मैं इसको dw लूँ तो ये टाउ d थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ d थीटा। यानी हमने इसको अभी बहुत थोड़ा, ये फील्ड है, इस फील्ड में हमने इसको डायपोल को बहुत थोड़े से एंगल से मूव किया है, बहुत थोड़ा एंगल, तो इससे अभी हमने मूव किया, तो टाउ d थीटा हमको ये मिल जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं किए गए कार्य PE साइन थीटा d थीटा। अब थीटा कोण घुमाने पे किया गया कार्य यदि हम निकालना चाहें
तो द्विध्रुव को, अतः द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया क्या। हम कई बार ऐसा लेते हैं, पहले अल्प लेते हैं फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमको कुल किए गए कार्य की गणना मिल जाती है। तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य यदि मैं W कहूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा, यानी 0 से थीटा डिग्री घुमाने पर ये कुल किए गए कार्य को ले सकते हैं। तो ये मिल जाएगा टाउ डी थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा PE साइन थीटा डी थीटा, ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो इसमें से PE हम बाहर ले सकते हैं, ये आपका कांस्टेंट मिलेगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। साइन थीटा का हम इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। यदि आप इंटीग्रेट करें तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। तो इसको यदि हम अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी ये लोअर लिमिट 0 है और थीटा अपर लिमिट है, तो इसमें यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये मिल जाएगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। और आपको पता है कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हम इसको और यदि लें तो माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1, और यदि हम इसको और रीअरेंज करें तो ये मिल जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक काम आपको मिलेगा थीटा कोण घुमाने में। इस डायपोल को यदि हम थीटा कोण घुमाते हैं तो हमको इतना काम करना पड़ेगा। अब इसकी स्थितियाँ अलग अलग बनेगी, इसमें भी केसेस आएंगे कि ये क्या केसेस आते हैं ये हम देखते हैं। ये किए गए कार्य का व्यंजक हो गया थीटा कोण घुमाने पर, डायपोल को थीटा कोण घुमाने पर व्यंजक मिल गया आपको। अब यहाँ पर भी स्थितियाँ बनेगी। स्थिति 1, फिर वही स्थितियाँ हम लें यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहली स्थिति थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लें तो क्या मिलेगा हमको, तब किया गया कार्य ये आपको दे देगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 0, और आपको पता है कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर मिल जाएगा PE 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, यानी यही स्थिति फिर ये वाली स्थिति, उस समय आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यानी ये इस स्थिति में फिर आ गया प्लस Q माइनस Q, इधर E है, यानी E और ये दोनों डायपोल आपके पैरेलल हो गए। तो थीटा इज इक्वल टू 0 कंडीशन में ये स्थिति आपको मिल जाएगी। तो ये W काम किया गया काम 0 हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यदि लें तो फिर हम देखते हैं यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं तो क्या स्थिति बनती है। स्थिति सेकंड, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या होगा ये देखें। तो आपको किया गया कार्य यदि हम लें तब किया गया कार्य W इज इक्वल टू कितना कार्य करना पड़ेगा ये ले लें तो PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान आपको पता है 0 होता है, तो आपको मिल जाएगा PE। ये आपको
90 डिग्री, मतलब ऐसा यदि आप रखते हैं ऐसा, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो इस कंडीशन में आपको ये स्थिति बनती है 90 डिग्री में। अब हम यदि थर्ड कंडीशन लें, स्थिति तीसरी, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब किया गया कार्य क्या देगा आपको, W इज इक्वल टू, उस स्थिति में PE 1 माइनस कॉस 180, और आपको पता है अच्छे से कॉस 180 का मान, कॉस 180 इज -1। तो इसको यदि हम रखें तो ये मिल जाएगा PE 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस PE, यानी आपको जो 90 डिग्री में जो वैल्यू आई है उसका दुगना काम करना पड़ेगा। ये एक स्थिति और एक ये स्थिति, ये स्थितियां आपको मिलेगी यदि विद्युत क्षेत्र को हम इस विद्युत क्षेत्र में किसी डायपोल को रखते हैं, तो हमको किए गए कार्य की गणना इस कैलकुलेशन से मिल सकती है। अब यहाँ एक छोटा सा चीज़ और है, वो है स्थितिज ऊर्जा की। अभी हमने क्या लिया था कि 0 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, ये कैलकुलेशन हमने किया है, यानी हमने 0 से थीटा डिग्री। यहाँ पर यदि ये मानक स्थिति है, परपेंडिकुलर यदि रखा हुआ है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको मानक स्थिति हम मानते हैं। तो यदि मानक स्थिति से, यानी ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री जो है, यदि मानक स्थिति से उसे थीटा कोण घुमाने पर यदि कोई कार्य करना पड़ता है तो हम उसको उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये एक छोटा सा और पोर्शन है, तो यदि मैं इसको यहाँ से मिटाऊँ तो यहीं से ही कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। तो यदि आपने इसको समझ लिए हैं तो ये पोर्शन मैं मिटाता हूँ, और एक और छोटा सा स्थितिज ऊर्जा का केस लेता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। इसको हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में लें तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति थीटा कोण घुमाने में किए गया कार्य, यानी मानक स्थिति थीटा इज इक्वल टू π/2 से वर्तमान स्थिति, यानी थीटा इज इक्वल टू थीटा, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपको एक पोर्शन और छोटा सा मिलेगा कि यदि हम उसको π/2 से थीटा कोण यदि हम घुमाते हैं तो हमको स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने वही कंडीशन है, उसी से आगे मैं बढ़ूँगा। कंडीशन केवल यहाँ चेंज हो जाएगी, ये जो 0 था ये π/2 हो जाएगा। तो द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य मानक स्थिति से, अतः द्विध्रुव को मानक स्थिति से, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मानक स्थिति से थीटा कोण घुमाने में
किया गया कार्य। ये एक और छोटी सी स्थिति मिलती है आपको। तो यहाँ पर हम जो ले लेंगे ये π/2 आ जाएगा। अब यहाँ 0 ले रहे थे, अब π/2। यहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो लिमिट थे वो चेंज हो जाएंगे, वैल्यू तो वही आएगी मगर यहाँ से आपका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा थीटा। तो ये स्थिति तो ठीक है, cos थीटा ये हो जाएगा π/2, दिस इज π/2 cos थीटा cos π/2। और cos π/2 का मान आपको अच्छे से पता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन मिलेगा आपको ये मिल जाएगा, ये 0 तो माइनस, यहीं पर मैं लूँ माइनस PE cos थीटा माइनस 0। तो यहाँ पर जो दे देगा आपको वो दे देगा माइनस PE cos थीटा, ये पोर्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ से फिर हम अलग अलग स्थितियाँ लें। स्थिति 1, यदि थीटा 0 है तब क्या स्थिति मिलती है? तो जो किया गया कार्य होगा W = हम इसको लें तो इस स्थिति में cos 0, यदि हम cos 0 लें तो माइनस PE cos 0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस PE, ये आपको दे देगा माइनस PE। और सेकंड स्थिति यदि लें, अगर हम स्थिति सेकंड लें तो ये देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको मैं फिर थोड़ा सा मिटाता हूँ। तो सेकंड स्थिति इसी के आगे स्थिति सेकंड, यदि थीटा = 90 डिग्री, उसको तो माना कि स्थिति हमने माना है। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो किया गया कार्य, या इसको हम U भी कहें, तो ये आपको दे देगा माइनस PE cos 90 डिग्री। तो cos 90 इज 0, तो जो किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा है ये 0 आपको देगा। यानी यही तो आपका मानक स्थिति है। तो ये मानक स्थिति है, तभी इसको हमने लिया है मानक स्थिति है। ये मानक स्थिति है π/2 से। और स्थिति थर्ड अगर हम ले रहे हैं तो यदि थीटा = 180 डिग्री, तब यहाँ से तब U = हम लें तो मिल जाएगा माइनस PE cos 180 डिग्री, तो यहाँ मिल जाएगा प्लस PE। ये एक स्थिति आपको और मिलेगी। उस समय -180 तो -1 -1 प्लस, तो ये जो मिल जाएगा PE के रूप में आपको मिल जाएगा। तो ये अलग अलग स्थितियाँ आपके सामने आ रही है, आप इसको थोड़ा सा देखें समझें। और इसका मैं एक डेमो आपको दिखाऊंगा अभी। उस डेमो से आपको समझ में आएगा कि हमने उसको मूव कर रहे हैं। तो वो जो डेमो है एक्चुअली मैं चूँकि आवेश को उत्पन्न करना आप अच्छे से जानते हैं, मैंने कई बार कहा है कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको दूसरे बलों से या दूसरे मेथड से या किसी दूसरे चीज़ का उपयोग, जैसे मैग्नेट मैं उपयोग करता आ रहा हूँ। और जब हम मैग्नेट में जाएंगे तो उस मैग्नेट में भी उस चीज़ों का उपयोग फिर से मैं करूँगा। तो आप थोड़ा सा उसको देखिए कि यदि इस डायपोल को मैं फील्ड में रखता हूँ, उस समय मैग्नेट फील्ड में रखूँगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो नॉर्थ सिरा होता है वो +Q का काम करता है और साउथ सिरा जो होता है -Q का काम करता है। तो उसको मैंने इससे रिलेट किया है मैग्नेट का फील्ड को, और उसमें मैंने एक डेमो तैयार किया है। वो डेमो को आप देखें और समझें कि क्या एक्चुअली में ऐसा ही होता है। अगर उसको आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ क्लियर होगी आपकी।
बच्चों, अब हम देखिए, अभी हमने थ्योरी देखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म तथा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में हमने थ्योरी में पूरा देखा है। तो अब हम इसको एक डेमो करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं वही स्थिति ले रहा हूँ कि मैं यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाने के लिए और किए गए कार्य की गणना के लिए जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, उसके लिए मैंने फिर से एक मैग्नेट का उपयोग मैं करूँगा। और आपको पता है कि वहाँ पर भी मैग्नेट में डाइपोल होता है, तो उस डाइपोल का उपयोग मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए डाइपोल से रिलेट करके करूँगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा थ्योरी में कि ये प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है जो क्यू ई के बराबर होता है, और क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई बल एक लगता है माइनस क्यू आवेश पर। और ये दोनों एक दूसरे को अलाइन यानी एक अपोजिट लगते हैं, क्रिया रेखा के अलग अलग क्रिया रेखाएं होती हैं इनकी, और एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। तो ये जो ओ केंद्र सेंटर है इनका, यहाँ पर ही घूमता है, यानी जो द्विध्रुव होता है, डाइपोल होता है, वो इस ओ सेंटर से मूव होता है, या जहाँ पर भी उसका अक्ष होगा वहाँ पर वो मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए देखिए मैंने एक डेमो बनाया हुआ है। ये एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया, एक समान मैग्नेटिक फील्ड जिसमें नॉर्थ सिरा और साउथ, ये सब मैंने नॉर्थ सिरा, ये नॉर्थ सिरा लिया, ये नॉर्थ सिरा लिया, तो बल रेखाएं इधर ही निकलेगी, आपको अच्छे से पता है मैग्नेट में भी। और यहाँ पर मैं एक डाइपोल रख रहा हूँ, ये देखिए डाइपोल मैंने यहाँ पर एक रखा है, जो बहुत छोटा सा डाइपोल आप अच्छे से जानते हैं। मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो मैंने आपको बताया है। और ये एक समान क्षेत्र में, यानी मैं यहाँ पर चुंबक का उपयोग चूँकि कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर कि जब मैं थीटा कोण से इसको मूव करता हूँ तो ये वापस उसी जगह पर अलाइन हो करके वापस आ जाता है। ये मैंने यहाँ पर इसको सेंटर से एक मैंने इसका अक्ष माना है, और उस अक्ष के परितः ये वापस मूवमेंट करेगा और वापस उसी स्थान पर आ जाएगा। ये बलयुग्म लग रहा है, जैसे मैंने थीटा कोण से इसको मूव किया, ये थीटा कोण से, तो ये बलयुग्म लगा और ये वापस आ गया। जैसे इधर भी मैं करूँ तो ये वापस आ जाएगा। तो ये मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं थीटा कोण से इसको मूव करता हूँ तो इस पर एक बलयुग्म लगता है, और इस डाइपोल को वो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन, स्थायी अवस्था में, जो हम थीटा इजिकल टू 0 वाला कंडीशन ले रहे थे, वो इस अवस्था में उसको ले आता है। तो ये बलयुग्म लगेगा और इसको वापस लाएगा। इसके बाद हमने उसमें देखा था घुमाने में किया गया कार्य, तो हमको इसको घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये किया गया कार्य की गणना भी हमने थ्योरी में किया है। तो ये किए 0 से लेकर के थीटा डिग्री घुमाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, ये स्थिति आपको मिलेगी। तो यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा था कि अगर इसको हम थीटा कोण घुमा करके बलयुग्म लगाते हैं, तो इस यानी रखते हैं थीटा कोण पे, तो इस पर एक बलयुग्म लगता है और उसको वो अपने इनिशियल पोजीशन पर लाने का प्रयास करता है। तो ये डेमो था जो कि मैंने मैग्नेट से रिलेट किया है, और Q1 Q2 आवेश, ये जो थ्योरी थी उससे मैंने आपको रिलेट करके बताया है कि इस पर एक बलयुग्म लगेगा और ये अलाइन करके वापस उसी फील्ड में लाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों, आपने उस डेमो को देखा होगा, तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है वो चीज़ें उस डेमो के हिसाब से आप उसको रिलेट करके देखें और समझें कि यदि हमने किसी डाइपोल को थीटा कोण बनाते हुए रखा है तो क्या वो इस स्थिति में रह पाता है। निश्चित है वो उस स्थिति में नहीं रह पाएगा। हर समय जब भी मैं इसको मूव करता हूँ, बल लगाता हूँ, तो वापस वो अलाइन हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ आप समझें, देखें, और यदि ये एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको अच्छे से हल कर पाएँ, यही आशा है। इसके बाद कुछ पोर्शंस अगर इससे रिलेट होगा तो मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जा कर के उसके कुछ कैलकुलेशन देखेंगे। थैंक यू।